नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु @10। आज के कक्षा में हम 10th बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया था, उसी के सब्जेक्ट सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और कितने प्रश्न सही हुए आपके ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो विनिर्माण, निर्माण, बिजली उत्पादन और इनमें से सभी। तो ये विनिर्माण को, निर्माण कार्य को और बिजली उत्पादन को, तीनों को सम्मिलित किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है। किस पर? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, कृषि से। द्वितीय क्षेत्र किससे? विनिर्माण और उद्योग से, विनिर्माण और उद्योग से। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, सेवा से। किससे? सेवा से। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा, ब्रूडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो याद रखिएगा, ब्रूडलैंड आयोग का संबंध सतत विकास से है। किससे है जी? सतत विकास से। चलिए अब हम बात करते हैं चौथा प्रश्न। देखिए, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, ये किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। फिर देखिए दूसरा प्रश्न कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसके उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण जनता, नगरीय जनता और किसान, तीनों के उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब हम बात करते हैं इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। देखिए, चीनी की बात करें तो ये गन्ने से संबंधित है। सूती की बात करें तो ये कपास से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी किससे? कृषि से ही संबंधित है। तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो याद रखिएगा, ये उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, यानी दोनों को शामिल करते हैं। और दोनों देखिए किस ऑप्शन में है, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। चलिए दूसरा प्रश्न, आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें और लास्ट में आपने कितना सही किया ये जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। क्या बोला? देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में, तो राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी के माध्यम से पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंक कौन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी वाणिज्यिक है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा, मुंबई। कहाँ? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 1935। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को 1919 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1919। 1919 में एक और याद रखिएगा, क्या, तो अमृतसर में एक घटना घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जालियांवाला
बाघ हत्याकांड। फिर यहीं से 1919 से क्वेश्चन पूछता है, रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 में ही आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था? घटना था 13 अप्रैल कब? 1919 में, है ना। चलिए, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो याद रखिएगा, गरीबी के कुचक्र की धारणा दिया था रैगनर नर्क्स ने। किसने? रैगनर नर्क्स ने। फिर इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, भूमि को अगर आप संसाधन समझते हैं तो इससे ब्याज नहीं मिलेगा, श्रम से भी ब्याज नहीं मिलेगा, उद्यमी से भी ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन पूंजी को अगर कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको ब्याज के रूप में मिल सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? पूंजी। दूसरा देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर कार्य करता है। किस स्तर पर? जिला स्तर पर। दूसरा, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा, ये 1995 में बना। कब बना? 1995 में। भारत विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? WTO। क्वेश्चन पूछ लेता है WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बात करें हम दूसरा प्रश्न कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसके लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, वो होती है 30 दिन, है ना। तो आपके 15 प्रश्न में कितने सही किए हैं अभी तक जरूर बताइएगा। चलिए, मेजनी का संबंध किस दल से था? देखिए, अभी यहाँ से इतिहास आ चुका है। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो देखिए, कार्बोनरी का वो सदस्य था। यंग इटली की भी स्थापना किया था उन्होंने, और यंग यूरोप का भी स्थापना, यानी तीनों से वो संबंधित था। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कॉल्सबाद आदेश किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा, कॉल्सबाद आदेश को किसने जारी किया था? मेटरनिख ने। किसने जारी किया था? मेटरनिख ने। साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, साम्यवादी शासन को पहली बार अपनाया गया था रूस में। कहाँ अपनाया गया था? रूस में। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। चलिए, दूसरा देखिए, रूस की मार्च क्रांति, सॉरी क्या बता दिए, 1911 में चीनी क्रांति हुई थी। साम्यवादी रूसी क्रांति 1917 में। कब हुई थी? 1917, याद रखिएगा। चीनी क्रांति रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। चीनी क्रांति होती है ये होती है 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में, याद रखिएगा। चलिए, गलती हो गया थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा। देखिए, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? याद रखिएगा, वो केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी। फिर चेका कैसा संगठन था? तो याद रखिएगा, चेका गुप्त पुलिस संगठन था। कैसा संगठन था? गुप्त पुलिस संगठन था। फिर प्रथम यूटोपियन साम्यवादी कौन था? सॉरी, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे। दूसरा, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो याद रखिएगा, ये समर्थन प्राप्त था फ्रांस। इसको फ्रांस। चलिए, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो याद रखिएगा, ये चीन नहीं था। कौन नहीं था? चीन नहीं था। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो स्वराज्य का लक्ष्य जो था वो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। कब हुई थी ये? तो 1929 में। कब? 1929 में। चलिए आगे बात करें दूसरा, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश चंपारण एग्रेरियन समिति ने किया था, है ना। किसने? चंपारण एग्रेरियन समिति ने।
चलिए दूसरा बात कहें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, अभी तुरंत हम बताए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था, तो याद रखिएगा ये 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 को। कि जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा ये हंटर समिति को, किसको, हंटर समिति को नियुक्त किया गया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन है जी, महात्मा गांधी। दूसरा देखिए 1920 में एम.एन. राय के द्वारा, एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां पर की थी, तो याद रखिएगा इन्होंने किया था ताशकंद में। कहां पर किया था, ताशकंद में। फिर देखिए वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में। किस क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में। चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा देखिए पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो कौन सी, सेवर्स की संधि, पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, एड्रियानोपुल, तो याद रखिएगा ये सेवर्स की संधि थी। कौन सी संधि, सेवर्स की संधि। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा ये भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था जी, 1932, नहीं सॉरी 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। किसने, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना सिकंदर ने किया था। किसने, सिकंदर ने। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम कहते हैं विश्व बैंक। किस नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। मुद्रणालय स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड बेलेजली ने। किसने, लॉर्ड बेलेजली ने। 38 मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू ने हिंदुस्तान टाइम्स नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था, तो मैसूर का जो सुल्तान था वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। किससे, फ्रांसीसी क्रांति से। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये मार्टिन लूथर को दिया जाता है। अब देखिए आपने 40 प्रश्न में कितने सही किए, इसका जवाब जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, क्योंकि 40 प्रश्न में अगर आप कम से कम 15 प्रश्न का भी सही जवाब दे दिए हैं तो आराम से आप 40 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक का जो सेशन था 40 तक का ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब हम बात करेंगे 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन का, जो कि थोड़ा सा इजी है। देखिए अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ये भूगोल से आ गया क्वेश्चन। कहाँ है जी, तमिलनाडु में, है ना। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं, तो देखिए पहला है ग्रेफाइट, लोहा, अभ्रक, ये तीनों में जीवाश्म नहीं होते, जबकि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, इन सब में क्या होते हैं, तो जीवाश्म होते हैं। दूसरा तांबा खनन का कौन सा स्थान संबंधित है, यानी तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है, खेतड़ी। याद रखिएगा खेतड़ी कहाँ है जी, राजस्थान में। कहाँ है खेतड़ी, राजस्थान में है। चलिए कोलार कहाँ है, कर्नाटक में, है ना। चलिए दूसरा बात करें, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर हो गया, गोदावरी हो गया, सोन हो गया, यानी तीनों नदी घाटी क्षेत्र में ये पाया जाता है। दूसरा देखिए ये सब क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में हार्ड दे दिया था, अब लास्ट में इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है, तो गन्ना, मूंगफली और रबड़ तीनों नकदी फसल का उदाहरण है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? याद रखिएगा, भारत में पहली चीनी मिल फ्रांसीसी के द्वारा, किसके द्वारा? फ्रांसीसी के द्वारा। कब? तो 1840 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1840 में, याद रखिएगा। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन, इनमें से सभी। दूसरा देखिए, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है जी? नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? यानी ऐसा कौन सा आपदा है जो मानव के द्वारा हो सकते हैं? तो बाढ़ तो मानव के द्वारा नहीं, सुनामी भी नहीं, भूस्खलन भी नहीं। क्या होंगे? सांप्रदायिक दंगे जो होंगे वो मानव के द्वारा हो सकते हैं। भूकंप भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, आयताकार हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है ना? आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा ऑप्शन रहे उस ऑप्शन के अनुसार लगाइएगा। चलिए आगे बात करें, कांडला कहाँ है जी? कांडला गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब होती है? तो 1854 में। कब होती है? 1854 में। भारत में जीटी रोड की कुल लंबाई कितनी है? तो 2320। कितनी है जी? 2320 किलोमीटर है। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? यानी किसके द्वारा सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित की जाती है? जल विद्युत के द्वारा, परमाणु विद्युत के द्वारा, वायु विद्युत के द्वारा? नहीं, सबसे ज्यादा किया जाता है तापीय विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा जी? तापीय विद्युत के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं, पुराने जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ मृदा को हम बांगर के नाम से जानते हैं, और खादर जो है वो नए जलोढ़ मृदा है। क्या है ये? नए जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर। और पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? याद रखिएगा, घाटशिला में। कहाँ हुआ था जी? घाटशिला में। फिर आगे बात करते हैं, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो याद रखिएगा, यह है लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। देखिए कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने वहां 40 तक 15 भी कर लिए, 10 भी कर लिए, तो इस 40 में 30 आप गारंटी से लगा सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना? दूसरा देखिए, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी से। कहाँ से? बाबा बुदन की पहाड़ी से। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? देखिए, तीव्र वर्षा, खनन गतिविधियां, वनों की कटाई। तीव्र वर्षा, खनन गतिविधियां और वनों की कटाई, यानी इनमें से सभी, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह है केरल। कौन सा राज्य है जी? केरल। दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत जो है वो है मैदान। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखिएगा, ये आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का संकेंद्रण सबसे ज्यादा बिहार में जल दोहन से बढ़ा है। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील याद रखिएगा, ये बेगूसराय में। कहाँ है जी? बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। 66 देखिए क्या कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? याद रखिएगा, ये लौह अयस्क। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? लौह अयस्क को। बने रहिए, बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। आप अपना जवाब जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा कि आपने कितना सही किया है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, हाजीपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। फिर आगे बात करते हैं, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? रोहतास में। कहाँ होती है? रोहतास में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नहरों से। फिर पंचायत समिति का कार्यकाल देखिए, ये तो गांव घर का बात है। पंचायत समिति का कार्यकाल कितना?
5 साल। मुखिया का कार्यकाल कितना? 5 साल। जिला परिषद का कार्यकाल कितना? 5 साल। सरपंच का कार्यकाल कितना? 5 साल। नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन। कब? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 1992 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1992 में। फिर देखिए संवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो याद रखिएगा राज्य सूची पर राज्य को और संघ सूची पर केंद्र को, जबकि संवर्ती सूची पर किसको? तो राज्य और केंद्र दोनों को। देखिए राज्य और केंद्र दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों कहाँ है? ऑप्शन सी में। फिर देखिए ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी, पिछड़ा वर्ग के लिए भी और महिला के लिए भी, यानी तीनों के लिए यहाँ पर स्थान आरक्षित किए जाते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए केरल, तेलंगाना, मणिपुर ये नहीं है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है जी? याद रखिएगा पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। दूसरा प्रश्न देखिए नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। याद रखिएगा कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो जिला परिषद का गठन 50,000 की जनसंख्या पर। कितना? 50,000 की जनसंख्या पर होता है। फिर 77 देखिए नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो नगर निगम का होता है नगर आयुक्त। कौन होता है जी? नगर आयुक्त। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? याद रखिएगा राजनीतिक दल को। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। फिर अब देखिए बस 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, लास्ट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने कितना सही किया। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? याद रखिएगा देखिए बम्बई राज्य का विभाजन कर गुजरात और महाराष्ट्र, कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए थे और ये है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए दूसरा प्रश्न यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। चलिए आज बस यहीं तक क्वेश्चन 80 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम दूसरे दिन कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या लेकर आए। मैथ क्या लेकर आए? मैथ हो गया। देखिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बात कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो में हम क्या लेकर आए। मैथ, साइंस या सोशल साइंस? सोशल साइंस तो खैर हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और हिंदी। बताइए इनमें से किस सब्जेक्ट को लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।